गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम लोग फिर से स्फेरिकल मिरर से संबंधित कुछ डेफिनेशन जो पिछली वीडियो में कुछ हुई थी, एक दो डेफिनेशन हो पाई थी, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन हो पाई थी जिसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं, और पोल या ध्रुव की डेफिनेशन हो पाई थी। अब उसी के आगे से स्फेरिकल मिरर के और भी डेफिनेशन को समझते हैं और अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए बढ़ते हैं, बिना टाइम वेस्ट किया अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अपने टॉपिक को और अच्छे से क्लियर करते हैं। लास्ट में उन्होंने कहा था कि हमारा जो भी हमारे दर्पण होते हैं, जो भी हमारे गोलीय दर्पण होते हैं, वो कहाँ से लिए जाते हैं? आप लोगों को बताया गया था जो गोलीय दर्पण होते हैं कहाँ से लिए जाते हैं? ये किसी खोखले कांच के गोले से लिए जाते हैं, है ना। खोखला कांच का गोला होता है, उसी से इसको कट किया जाता है, लेटरली इसको कट किया जाता है और वहीं से इनको निकाला जाता है। हमने कहा अगर इसके इस साइड से इसको कट कर ले, यहां से इसको कट किया जाता है, कट किया जाता है, तो इस तरह का हमारा गोलीय दर्पण निकल के आता है। ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हमने वक्रता केंद्र कहा था, इसके बारे में सभी को कल पिछले डेफिनेशन में आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, और साथ ही साथ पोल के बारे में बताया गया था कि पोल क्या होता है, ध्रुव क्या होता है। अब आगे बात करते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की कुछ दूरी दिख रही है, इनके बीच की कुछ दूरी दिखाई दे रही है, एक लेंथ दिखाई देती है। इस जो लेंथ होती है, मतलब किसके बीच की लेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। ठीक है। इस उसे हम क्या कहते हैं? कहलाती है, इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या, इसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, या हम इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। कि एक इसके बीच की डिस्टेंस होती है, एक लंबाई होती है, एक तरह की लंबाई होती है। त्रिज्या से आप पहचानी क्या होगी कि त्रिज्या क्या होती है? लंबाई होती है। और ये किसके बीच की लंबाई होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र और पोल ध्रुव के बीच की, मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को ही गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना? बहुत ही आसान डेफिनेशन होती है ना। तो हम कहते हैं किसी भी दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इस वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल आर से शो करते हैं। इसका जो नोटेशन होता है कैपिटल आर होता है। ठीक है। तो आर की वैल्यू किन दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है? सी और पी के बीच की। तो आप आराम से इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करें, रटने की कोशिश ना करें। इससे आपका ही फायदा होने वाला, फायदा ये होने वाला कि आपको बार बार रटना नहीं पड़ता है। ठीक है। तो ये हो गई हमारी वक्रता त्रिज्या हो गई, डेफिनेशन मैंने बता ही दी है। और साथ ही साथ अब आगे बढ़ते हैं। इनके बीच का एक हम सेंटर पॉइंट मान लेते हैं, मिडिल पॉइंट अगर हम मान ले, एक इसका बीच का मिडिल पॉइंट, ऐसा मिडिल पॉइंट मान ले जो कि सीपी को दो बराबर भागों में बांट देता हो। तो एक मिडिल पॉइंट जो सीपी को दो बराबर भागों में बांटता है, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं फोकस बिंदु, या सिर्फ फोकस भी कहते हैं। फोकस बिंदु लिखा हो तब भी सही है और फोकस लिखा हो तब भी सही है। तो हम इसको फोकल बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको फोकल बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है? मध्य बिंदु होता है किसके बीच का? कौन किसके बीच का? वक्रता त्रिज्या के बीच का, है ना। वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। छोटी सी डेफिनेशन है कि वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को फोकस बिंदु कहा जाता है ना। या सेंटर पॉइंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज फोकल। ठीक है। फोकल पॉइंट इंग्लिश में भी होगा, सिर्फ फोकल चलता है, फोकल पॉइंट भी लिख देते हैं, तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, इतना सब चलता है। दोनों चीजें एक ही होती हैं, है ना। तो हम इस तरह से इसके डेफिनेशन को समझते हैं। छोटी से फिर डेफिनेशन को बताते हैं, तो हम कहते हैं द मिड पॉइंट और द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर। बात समझ में आए?
इसकी जो नोटेशन होता है, इसका जो नोटेशन होता है वो नोटेशन एफ से शो किया जाता है। इसका नोटेशन एफ होता है, तो ये कैपिटल एफ के द्वारा इसको नोटेट किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका होता है फोकल होता है, फोकस बिंदु होता है। हिंदी में अगर समझे तो हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को दर्पण का फोकस बिंदु कहा जाता है। ठीक है, अब यहां से एक दूरी आपको दिख रही होगी, एफ से पी के बीच की दूरी प्राप्त होती है। एक एफ से पी के बीच की दूरी प्राप्त होती है। एफ और पी के बीच की जो दूरी होती है उसे हम नाम देते हैं फोकस दूरी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? फोकस दूरी या फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती हैं हर बार और हर साल आपके बोर्ड के एग्जाम में इनमें से एक डेफिनेशन हमेशा रख दी जाती है ना। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन होती है, हमें 2 नंबर 1 नंबर दे करके जाती है, इसलिए इनको हमेशा के लिए याद रखना। में फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी हिंदी में सबसे पहले समझते हैं तो कहता है कि दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, दर्पण के वक्रता दर्पण के फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। बात समझ में आई? अगले इंग्लिश बोले, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकल पॉइंट एंड द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। दैट्स इज इट क्लियर? समझ में आ रहा? बस यही इसी तरह से आपको चीजों को थोड़ा थोड़ा करके तोड़ते रहना है और उसको समझते रहना है। तो ये हमारी होती है फोकस दूरी। अब एक और चीज आती है कि अगर इस लंबाई को और आगे बढ़ा दिया जाए, जैसे ये लंबाई है हमारी, इस रेखा को इधर की तरफ से और इधर की तरफ से बढ़ा दिया जाता है, सी की तरफ से भी और पी की तरफ से भी बढ़ा दिया जाए, दोनों तरफ से बढ़ा दिया जाता है, तब क्या बनता है? तब दोनों की तरफ से बनेगा, तब एक हमें लंबाई सीधी रेखा देखने को मिलती है। इस सीधी रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, या हिंदी में मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। अब कैसे देखेंगे? देखो हमें दिख रहा है कि एक सीधी रेखा है जो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर के सीधी निकल जाती है, और इसी रेखा का नाम है मुख्य अक्ष। ठीक है, तो हम कहते हैं कि दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। बात समझ में आ रही बच्चों? बहुत ही आसान है। तो हम ये कहते हैं, अगर इंग्लिश में डिफाइन करें, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसे कहते हैं स्फेरिकल मिरर की मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर and the pole is called the principal axis of spherical mirror। ये बात ध्यान रखना है, किसी भी दर्पण का नाम नहीं लेना है, किसी भी मिरर का नाम लेना है कि कॉन्वेक्स है, कॉनकेव, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण। ये ना जब डेफिनेशन आती है तो ये सबके लिए कॉमन रहती है, इसलिए किसी दर्पण का नाम लेने बस सीधे हम बोलते हैं उसको गोलीय दर्पण बोलते हैं या स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी मुख्य अक्ष आती है। बस यही हमारी कुछ डेफिनेशन होती है और इन्हीं डेफिनेशन को हमें याद रखना होता है। एक डेफिनेशन आती है लेकिन इंपॉर्टेंट एक नाम से आती है, द्वारक के नाम से डेफिनेशन आती है, एक द्वारक के नाम से आती है। शायद आप लोगों ने अपनी क्लासेस में अपने टीचर से शायद सुना हो, एक द्वारक नाम की डेफिनेशन आती है, द्वारक नाम की हेडिंग आती है। इसको हमें भी पढ़ना होता है, लेकिन इतनी भी खास नहीं है, पूछा नहीं जाता है, तो इसलिए हम द्वारक को इतना ज्यादा समझते नहीं है, तो बहुत सीरियसली नहीं लेते। बस एक होता है कि नॉलेज के लिए समझ लेते हैं कि द्वारक क्या होता है या कर्वेचर क्या होता है। अब कर्वेचर क्या होता है? तो कर्वेचर सीधी सी बात है, कर्वेचर जो है आपको कहा था, कर्वेचर होता है तो जो इस
स्फेयर का जो डायामीटर होता है, इस स्फेयर का जो व्यास होता है, वही दर्पण के लिए द्वारक बन जाता है। ठीक है, तो कहता है किसी भी गोलीय दर्पण के कहता है कि गोलीय दर्पण के व्यास की लंबाई, गोलीय दर्पण के व्यास की लंबाई को ही हम द्वारक कहते हैं। व्यास बड़ा हो जाता है तो द्वारक छोटा हो जाता है। ठीक है, व्यास बड़ा हो जाने पर द्वारक होता है वो छोटा होता है, और व्यास के छोटे हो जाने पर द्वारक बड़ा हो जाता है। बात समझ में नहीं आ रही है एक्चुअली कि हम एक अच्छे समझते, बहुत अच्छा तरीका आपको करते हैं। आप लोगों ने पानी में लहरें उठती हुई देखती हैं, देखे होंगी। जब हम पानी में बीच में कंकड़ डालते हैं तो सर्कुलर जो होती है उसमें वेव्स बनती हैं, लहरें बनती हैं, सर्कुलर वेव्स बनती हैं, वो बढ़ती जाती हैं। तो जब तक जो लहरें उस सेंटर वाले पार्ट के नजदीक होते हैं, जहां पर कंकड़ आपने डाला उसके जब तक नजदीक रहती हैं, तो वो बहुत अच्छा सर्किल बन के आता है। तो ऐसा इसलिए होता है, वो सर्किल हमें अच्छा क्यों लगने लगता है, क्योंकि उसका उसका जो डायमीटर होता है, उसका व्यास होता है, वो छोटा होता है। और जिस गोले का व्यास छोटा होगा उसका उसकी गोलाई, उसका जो सर्कुलर पार्ट होता है बहुत अच्छा होता है, उसका जो वो सर्किल होता है वो दिखने में अच्छा लगता है। तो जो जितना छोटा वृत्त होता है, जो जितना छोटा सर्किल होता है, उसका कर्वेचर उतना ही बड़ा माना जाता है, मतलब वो उतना ही अच्छा माना जाता है, कर्वेचर उतना ही बड़ा माना जाता है। तो कहते हैं छोटे व्यास, छोटे वृत्त के लिए कर्वेचर छोटा होता है, बड़े वृत्त के लिए कर्वेचर बड़ा होता है या द्वारक बड़ा होता है। अब छोटे वृत्त के लिए या छोटे सर्किल के लिए अगर कर्वेचर छोटा है, कर्वेचर जो है बड़ा माना जाता है। छोटे कर्वेचर के लिए छोटे वृत्त के लिए कर्वेचर जो होता है वो जो होता है वो बड़ा माना जाता है। ठीक है, और बड़े वृत्त के लिए कर्वेचर छोटा हो जाता है। एक चीज समझिए, जैसे हम अगर इस बात को, अगर आपका मिक्सअप हो जा रहा है दोनों बातें, तो आप एक समझो, ये छोटा व्रत है और ये इससे बड़ा व्रत। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर गोलाई का, इसके अंदर की इसकी जो गोलाई है वो अच्छी से, जो इसका जो सर्कुलर पार्ट है वो ज्यादा अच्छा होता है, इसका सर्कुलर पार्ट बड़ा हो जाता है, मतलब सर्कुलर पार्ट बड़ा होता है इसके अंदर, इसलिए इसका कर्वेचर क्या होता है, छोटा होता है। जो जितना मतलब छोटे व्रत का कर्वेचर जो होगा वो बड़ा होता है, और बड़े वृत्त का जो कर्वेचर होता है वो छोटा होता है। अब ये कर्वेचर शब्द जो बार बार है क्या, एक्चुअली ये गोलाई होती है इसकी, ये जो सर्कुलर शेप होता है वो होता है। तो छोटे वृत्त का सर्कुलर शेप बहुत अच्छा होता है, इसकी गोलाई बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो अगर हम इसको यहां से कट कर ले तो ये देखो गोलाई कितनी अच्छी दिख रही है, और इसकी गोलाई देखिए कितनी अच्छी, कितनी बेकार से दिखती है, क्योंकि ये बड़ा होता है। तो इसलिए जैसे ये इसी व्रत को जब बड़ा करते हैं तो इसका कर्वेचर छोटा होता है, मतलब गोलाई का जो पार्ट होता है वो कम होता जाता है। ठीक है, तो अब इसका व्यास छोटा है लेकिन कर्वेचर बड़ा माना जाता है, और इसका क्या होता है, व्यास बड़ा होता है, तो इसलिए कर्वेचर इसका छोटा होता है। ठीक है, तो हम इसी तरह से समझते हैं किसी भी गोलीय दर्पण के व्यास को ही, किसी भी गोलीय दर्पण के व्यास को ही दर्पण का क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। बात समझ में आई, हम क्या कहते हैं कि कर्वेचर क्या होता है, द डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड कर्वेचर ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर। बात समझ में आई, बस हमें यही चीज समझनी थी द्वारक के बारे में, और यही इसकी डेफिनेशन होती है। अब हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है, जो डेफिनेशन का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। हाँ, जिन बच्चों को अगर नोट्स की जरूरत है, कि हमें इसका नोट्स भी चाहिए होगा, पीडीएफ भी चाहिए, तो हम उसके लिए अपने आप हमें व्हाट्सएप कर देंगे। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर, हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देंगे। आपको इस चैप्टर के फुल पीडीएफ, इस चैप्टर के फुल पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हैंड राइटर जो होंगे, हैंड राइट अपनी हैंड राइटिंग में लिखी हुई हैंड राइटर जो होते हैं आपके, हमारे जो नोट्स होंगे वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। फिलहाल के लिए, अभी के लिए आपको समझना बहुत जरूरी है। पीडीएफ तो आप बाद में भी ले सकते हैं, तो हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, इससे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो और इसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता, इसलिए आप कभी भी मैसेज कर देंगे
मैसेज करने के लिए आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, और किस क्लास के चाहिए वो आपको लिखना पड़ेगा। आपको 10th के चाहिए या 12th के चाहिए, है ना, या 11th के चाहिए, जिस क्लास के आपको चाहिए होंगे उस क्लास के आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएंगे। फिलहाल के हमारी हाई स्कूल के क्लास चल रहे हैं, तो आप हाई स्कूल की क्लास के पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब मेन हमारी चीज होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस को समझने की। आज वो भी क्लियर हो जाती है कि किसके भी सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ इमेज या प्रतिबिंब का बनना समझने के लिए उनके तीन नियम होते। उन तीनों नियमों को एक बार अगर आपने समझ लिया तो आपको फॉर्मेशन ऑफ इमेज प्रतिबिंब का निर्माण बहुत आसानी से टॉपिक समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस थ्रू द स्फेरिकल मिरर समझते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के बारे में और कुछ समझते हैं। जो मैंने अभी बताया कि हमें अब प्रतिबिंब का बनना सीखना है, गोली दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना हमें सीखना होता है। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय द थ्रू द बाय द स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, उसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, मिरर से प्रतिबिंब के बनने के बारे में जानने के लिए हमें पहले उनके नियमों को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये नियम हमें दिमाग में बिठा लिए तो आपको अब इमेजेस का जो फॉर्मेशन होता है, जो निर्माण होता है, वो हमें याद रखना नहीं पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा। छोटी से दो नियम होते तो तीन नियम है, लेकिन हम उसको दो नियम में ही बना और उसको समझना आसान होगा। तो देखो, हमें समझना प्रतिबिंब के बनने के नियम समझने, है ना, प्रतिबिंब के बनने के नियम हमें पढ़ लेने हैं। अगर ये नियम आपने पढ़ लिए तो आगे आप चीजें आसान होती है। पहला नियम ये होता है, नियम नंबर 1 होता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होकर दर्पण के फोकस से होकर जाती है। पहला नियम। अब इस चीज को यहां समझिए, पहले नियम को यहां समझिए। मैंने कहा कि मुख्य अक्ष, ये हमारी मुख्य अक्ष है, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं या मुख्य अक्ष कहते हैं। इसके समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होकर उसके फोकस से होकर जाती है, ऐसा निकल जाती है। तो ये प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है, इसके समांतर चलेगी और दर्पण से टकराएगी, जहां पर उसका परावर्तन होगा। परावर्तन होने के बाद वो फोकस से होकर के जाती है। ठीक है, यही पहला नियम आपको बताया गया है। थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों चीजों में हम देख सकते हैं सेम यही बातें हो रही हैं, और इसी चीज को हम ऐसे याद रखते हैं कि अगर कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो उसमें उसका जब परावर्तन होगा दर्पण के द्वारा, जब दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद दर्पण के मुख्य फोकस से होकर के जाती है। ठीक है, अब बात करें अगर दूसरी चीज की, तो हम ये कहते हैं इसका जस्ट उल्टा नियम होता है। जो मैंने कहा तीन नियम होते हैं, हम दो में ही समझा देंगे। तो देखो दूसरा नियम जो होता है कि अगर इसी किरण को उल्टा कर दिया जाए, कि अगर कोई भी प्रकाश किरण दर्पण के फोकस से होकर जाए, कोई भी प्रकाश किरण दर्पण के फोकस से होकर जाएगी तो दर्पण से टकराएगी, और टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। When a light passes through the focal point of spherical mirror after reflection, it goes parallel to the principal axis। बात समझ में आई कि जब भी कोई प्रकाश किरण दर्पण के फोकस से होकर जाएगी, परावर्तन के पश्चात वो कैसे हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये हमारा दूसरा पॉइंट रहता है। तो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल में होते हैं, मतलब एक दूसरे के व्युत्क्रम में होते हैं। एक को पढ़ लिया दूसरा अपने आप याद हो जाता है दूसरे के। अब बात करते हैं नेक्स्ट नियम की, नियम नंबर 2 की बात करें तो कहा था दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें, दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तित होकर उसी मार्ग से वापस लौट आती है। ठीक है, उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। मतलब क्या है कि जब भी कोई प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से जाएगी, जब भी कोई प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से जाएगी तो परावर्तित होकर के
परावर्तित होकर के उसी मार्ग से वापस लौट आती है आसान। बहुत ही सिंपल होता है कि जब भी कोई भी प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से जाती है, परावर्तित होकर उसी मार्ग से लौट आती है। ठीक है, यही हमारे नियम होते हैं और इन्हीं नियम को अच्छे से समझ लोगे तो हमेशा के लिए चीजें याद रह जाएंगी, कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे समझने की, उसके बाद हमेशा के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स पर बना लिख लीजिएगा, बस इनको समझने के लिए, ना कि रटने के लिए। तो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं फिर। तो दोस्तों अब हम लोग समझेंगे कि प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब के बनने के बारे में सीखते हैं, कैसे उसका कंस्ट्रक्शन होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है, प्रतिबिंब के कैसे बन जाते हैं दर्पण के द्वारा, किसी भी दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमें जो सबसे पहले प्रतिबिंब का बनना सीखना है वो अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर के जरिए से हमें समझना है कि कॉनकेव मिरर से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम इसी को समझते हैं, उसके बाद अभी कॉनकेव पढ़ लेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा दर्पण होगा वो कॉनकेव मिरर होगा, और कॉनकेव मिरर से हमें फॉर्मेशन करना है, इमेजेस का फॉर्मेशन करना सीखना है। ठीक है, तो हमें यही काम अब करना है कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो आपको सामने कुछ हेडिंग लिख रखी है, प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। अब हमें बनाना है वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए, मतलब वस्तु की अगर स्थिति कहां पर हो, अगर क्या हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, और जो प्रतिबिंब बनेगा उसका आकार कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, हमें ये समझना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है, अगर वस्तु क्या हो दर्पण से काफी दूरी पर रखी हुई हो, काफी दूरी पर होने का अर्थ है कि वस्तु कहां पर हो, अनंत पर रखा हो। ठीक है, जब वस्तु कहां पर रखी हुई हो, अनंत पर रखी हुई, वस्तु की स्थिति कहां पर है, अनंत पर है। और जब वस्तु की स्थिति अनंत पर है तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो एक चीज ध्यान रखो, जब भी वस्तु अनंत पर होती है तो उधर उस साइड से आने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं वो हमेशा समांतर चलती है ना। दूर, अगर कोई वस्तु दूर रखी हुई है, आपसे दूर रखी हुई होती है, तो वहां से आने जो प्रकाश किरणें होती हैं, वहां से आने जो प्रकाश किरणें होती हैं वो समानांतर चलती है ना। तो जब वो समांतर चलती है, जैसे कि हम यहाँ पर बना रहे हैं, जैसे कि ये प्रकाश किरणें ऐसे चली समांतर और इस दर्पण पर गिरती हैं ऐसे ऐसे, तो ये समांतर प्रकाश किरणें होती हैं। और जब ये समांतर प्रकाश किरणें दर्पण पर गिरती हैं तो गिरने के बाद क्या होती है, इनका परावर्तन होता है। और आपने पढ़ा था कि समांतर जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, नियम याद रखिए, प्रकाश के जो भी आपने लिया थे प्रतिबिंब बनने के नियम जो पढ़े थे उसके बाद, जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो कहां से होकर के जाती हैं बच्चों, तो आप लोगों ने कहा है, क्या कहा कहते हैं कि वो कहां से होकर जाएंगी, फोकस से होकर जाएंगी। ये भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो इस पर टकराएगी और टकराने के बाद कहां से होकर जाएगी, दर्पण के फोकस से होकर जाएगी। और ये दोनों किरणें कहां पर आकर के मिलती हैं, फोकस पर मिलती हैं। और जो किरणें फोकस पर मिल रही हैं वही उनका प्रतिबिंब होती है, मतलब जहां पर वो किरणें मिलती हैं तो उन किरणों के मिलने का जो पॉइंट होता है उस पॉइंट की मुख्य अक्ष से दूरी नाप लेते हैं, देख लेते हैं। तो वो जो दूरी होती है वो प्रतिबिंब की लंबाई के बारे में बात करती है। अब यहां पर देखो, ये किरणें फोकस पर ही आकर मिल रही, और फोकस है कहां पर, फोकस मुख्य अक्ष पर ही है, मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बिंदु आकार में बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बिंदु आकार में बन रहा है। तो ये प्रतिबिंब बन रहा है किस आकार में, बिंदु रूप, बिंदु आकार में। कैसा बन रहा है, बिंदु आकार में बन रहा है। ठीक है, अब आ रहा प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है, फोकस पर, दर्पण के फोकस पर है। समझ में आई। और बात आती है नेचर की, तो चूंकि ये किरणें वास्तविक रूप से मिलती हैं इसलिए जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है। और कैसा होता है, ये सीधा प्रतिबिंब होता है, वास्तविक और, सॉरी सीधा नहीं उल्टा बनता है, वास्तविक और ये उल्टा माना जाता है। कैसा बनेगा, वास्तविक और
उल्टा। पॉइंट साइज में होता तो पॉइंट ना तो सीधा बनता ना उल्टा, लेकिन यहाँ इसके केस में अवतल दर्पण के केस में या कॉन्केव मिरर के केस में जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा बनाता है ना। तो हम ये कहते हैं जब हमारे जो वस्तु होती है, जो हमारी ऑब्जेक्ट होती है, अगर इनफाइनाइट पर रखी हुई तो उसका इमेज फोकस पर बनेगा, है ना। और किस आकार में बनेगा? पॉइंट साइज में बनेगा। कैसा बनेगा? रियल बनेगा। और कैसा बनेगा? इरेक्ट कहते कंडीशन है जब वस्तु अनंत और सी के मध्य में है। जब वस्तु अनंत और सी के मध्य में, सी को क्या कहते थे बेटा? वक्रता केंद्र कहते हैं। तो जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख दिया जाएगा तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, देखो आपको दिख रहा होगा प्रतिबिंब कहां पर बना? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना। और आकार कैसा होगा? वस्तु से छोटा होगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होता है। वास्तविक और उल्टा ही बनता है। ठीक है, तो ये चीजें हमने समझ ली है। देखो बात आती है प्रतिबिंब की लंबाई की, तो हम कहते हैं कि जहां पर प्रकाश किरणें मीट करती है वो पॉइंट, और क्या होता है ये जो हमारा मुख्य अक्ष प्रिंसिपल है इसके बीच की दूरी देखी जाती है। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वही डिसाइड करती है कि इमेज की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर इमेज की लंबाई छोटी बनती है, इसलिए कहते हैं जो इमेज बनेगा वस्तु से छोटा बनता है। वास्तविक बनता ही बनता है और उल्टा बनता है। तो इस तरह से हमारा दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो जाता है। कब? जब हमारा वस्तु को क्या करते हैं? अनंत और सी के मध्य में रखते हैं। एक चीज यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जब वस्तु अनंत से दर्पण की तरफ बढ़ती है, ठीक है, तो प्रतिबिंब धीरे धीरे दर्पण से अनंत की तरफ शिफ्ट होने लगता है। देखो आप लोग देख, पहले यहाँ पर फोकस पर बना था, अब इधर की तरफ शिफ्ट हुआ, फिर अभी इसके बाद सी पर आएगा, फिर और दूर जाएगा, मतलब धीरे धीरे ये बाहर की तरफ शिफ्ट होने लगता है। ठीक है, तो ये आज के वीडियो में बस इतना ही है। आगे की वीडियो में हम लोग और भी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आपसे छोटी सी कि आप लोग हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को फॉलो करते रहें, ताकि जब भी कोई वीडियो आए आपके चैनल पर, आपके यूट्यूब पर सबसे पहले हम उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बार